Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous class, latest topic from the practical accounts आप लोगों ने जो cover up किया, that is foreign branch के regarding to आप लोगों ने questions from the ICI module plus from the account scanner जो हम लोग follow कर रहे हैं, in all sense आप लोगों ने foreign branch क्या किया, complete किया. Sir, basically foreign branch is also अपने आप में एक independent branch है. That means फर्क क्या था कि आपका हेड ऑफिस कहां पे है, इंडिया में, एंड आप अपने कोई फॉरेन ऑपरेशंस जो कंटिन्यू कर रहे हो वो कहां पे कर रहे हो, कोई दूसरी कंट्री में कर रहे हो अदर देन इंडिया. जस्ट लाइक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, क्लियर. बट सर यहां पे आज जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लस मेरा नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच का नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज डोमेस्टिक ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच, जिसमें से एक एलिमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज ऑल अबाउट फॉरेन ब्रांच को लेकर, जो AS11 के अकॉर्डिंग टू आपने इंटेग्रल के केस में, नॉन इंटेग्रल के केस में वेरी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने करा हुआ, एंड विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्लियर. एंड प्लस होप सो आप लोगों ने उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कॉपी पे प्रैक्टिस करी होगी. मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही कह सकता हूं कि आपने वो क्वेश्चंस बनाकर देखे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, क्लियर. बट स्टिल दोबारा एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि सर जब तक इन क्वेश्चंस को आप अपने हाथ से नहीं बनाकर देखेंगे, टिल दैट डेट आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, क्लियर. आप वही क्वेश्चन अगर दोबारा सॉल्व करके देखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन भी बड़े आराम से आपका आधा घंटा या 40 मिनट आराम से ले लेगा. इसीलिए मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस के ऊपर क्या करें, फोकस करें. इन गलत फहमियों में मत रहें कि मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया, लेक्चर लगा लिया, मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में पता है. जब तक उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखेंगे, उसको लिखकर नहीं देखेंगे ना, अपने आप बनाकर नहीं देखेंगे, तब तक सर आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में नहीं. सेम यहां पे है. हम तो कहते हैं सर ये टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और नुकसान भी है, क्लियर. फायदा ये है कि आप लोगों के लिए ठीक है, रिकॉर्डेड हो रहा है, बैकअप आप लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है. बट मेन ड्रॉबैक क्या है, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस इन इट. तो मैं नहीं चाहता कि सर ठीक है वन टाइम कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया, वन शॉट में मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया, एंड आप उसको साइड बाय साइड पेंडेंसी में डाल रहे हैं, उसको कवर अप नहीं कर रहे या रिटन फॉर्म में उसको नहीं लिख रहे. सर दैट इज सबसे बड़ी आप लोगों की मिस्टेक होगी वो. Because as in the class part that is not possible to do each and every question in the class, clear. फिर तो सर एक ही अकाउंट्स का एक ही चैप्टर, एक ही लेक्चर मेरा 3-3 घंटे का बन जाएगा अगर प्रैक्टिस को भी इन बिटवीन में लेने लग गया. तो कुछ पार्ट आपके कॉन्फिडेंस पे मैंने छोड़ा है कि अल्टीमेटली सर रिटन प्रैक्टिस आप लोगों का पार्ट रहना चाहिए, क्लियर. सो रेस्ट पार्ट यहाँ पे सर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट ब्रांच. ये मेरे ही नोट्स हैं जो IPCC के टाइम पे बनाए हुए थे हमने उस टाइम पे, क्लियर. तब से लेके अब तक कॉन्सेप्ट वहीं से कॉपी पेस्ट हर बैच के अंदर चलता जा रहा है. बड़ा अच्छा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्लियर. इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हुआ सर, आपने पहली बात तो ब्रांच के अंदर दो तरह से क्वेश्चंस पढ़े होंगे. एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरी कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट. दोनों में फर्क इस बात का है सर, बेसिकली डिपेंडेंट के अंदर जो ब्रांच है वो आपके ऊपर ही क्या करती है, डिपेंड करती है. दैट मीन्स जो भी लेना देना, परचेज सेल करना, गुड सेंड करना, जो भी प्राइस डिसाइड करना, फंडिंग करना, एंड इवन पैसा कमाने के बाद, बेचने के बाद रेमिटेंस करना, इन ऑल सेंस ब्रांच के हैंड्स में कुछ भी नहीं है. सारी कंट्रोलिंग पावर किसके हैंड्स में है, हेड ऑफिस. दैट इज कॉल्ड एज dependent because you are dependent on your head office. And sir the main thing, accounting terms में हम वर्ड पता क्या यूज करते हैं सर, डिपेंडेंट होने का मतलब ये है आपकी ब्रांच अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, अपनी सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करती. आपकी जो ब्रांच है
वो आप लोग ही देखते हो, हेड ऑफिस ही देखेगा। अब तक आप लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर एक स्टॉक एंड डेटर मेथड, एक डेटर मेथड से आपने क्वेश्चंस किए होंगे। आप जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हो उनका स्टार्टिंग पॉइंट चेकआउट कर लेना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है? हेड ऑफिस लिखा हुआ है। व्हाई? क्योंकि सर वो हमारे पे ही, मेरी ब्रांच मेरे पे ही क्या करती है? डिपेंड करती है। क्लियर? बट सर आज अपना कॉन्सेप्ट चेंज करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। हम कहने जा रहे हैं कि सर हमारी जो ब्रांच है वो ब्रांच अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? सर आप अलग हो, मैं अलग। हमारा बेसिकली जस्ट लाइक सेपरेट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, हम दोनों क्या हैं? अलग अलग। मैं कहा सर अगर आप अलग अलग हैं, अगर इतना ही गैप हमारे बीच में है, तो मैं तो फिर जैसे नॉर्मल लोगों को सामान बेचता हूं, फिर मैं वैसे आपको बेचूंगा। पहले आप क्या थे? डिपेंडेंट थे। पहले आप क्या थे? डिपेंडेंट थे। मैं आपसे प्रॉफिट नहीं कमा सकता था। क्यों? क्योंकि आप मेरा ही क्या थे? पार्ट। बट अब जब आप हमसे नाता तोड़ने जा रहे हैं, जब रिलेशन हमारा अलग हो रहा है, आप अपनी बुक्स अलग मेंटेन करेंगे, हम अपनी बुक्स अलग मेंटेन करेंगे, तो भाई साहब हमें पैसा कमाने से किस बात की दिक्कत हुई? तो मैं जो ब्रांच को सामान भेजूंगा, जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा, ट्रीट इट लाइक सेपरेट पर्सन। कि ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग है, और ये दोनों अलग अलग पर्सन है। अलग अलग पर्सन है, हम तो सर फिर दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। और ये भी आपके कहने के अकॉर्डिंग है। आपने कहा जी हम तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, भाई बोले हमें क्या दिक्कत? कहते जी हम अपनी बुक्स अलग मेंटेन करना चाहते हैं, कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना, फिर जैसे हम नॉर्मल लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, हेड ऑफिस कह रहा है जैसे हम नॉर्मल लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही फिर आपके साथ करेंगे। कहता जी क्या मतलब? मैं कहा फिर अगर नॉर्मल लोगों को 100 वाली चीज 125 की जाती है, तुझे भी कितने की जाएगी? 125 की जाएगी। फिर पैसा तेरे से भी कमाएंगे, तेरे से भी कमाएंगे। पढ़ क्या लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट ब्रांच मीन्स दैट ब्रांच विच मेंटेन इट्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड एज कैश बुक, लेजर, ट्रायल। हम लोग सर अपना मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी फॉरेन ब्रांच आप लोग पढ़कर आए ना, फॉरेन ब्रांच के अंदर जितने क्वेश्चंस करे, तेरे को ब्रांच की ट्रायल कैसे गिवन होती थी ये बता। ब्रांच की जो ट्रायल थी वो कहां से आई सर? अगर ब्रांच अपनी बुक्स अलग मेंटेन कर रही है, तभी तो तेरे को एक ट्रायल गिवन होती थी। तभी तो एक ट्रायल गिवन होती थी। आप लोगों ने स्टॉक डेटर मेथड करा, डेटर मेथड करा, कभी ब्रांच की ट्रायल गिवन होती थी? कभी कोई कैश बुक, कोई लेजर, कोई ट्रायल गिवन होता था? नहीं सर, एक सिंपल फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। एक सिंपल खुली इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, उसके बेसिस पे हेड ऑफिस की बुक्स में हम क्या बनाते थे? अकाउंट्स मेंटेन करते थे। बट जब से आपने फॉरेन ब्रांच पढ़ाया है, वहां पे तो प्रॉपर ट्रायल गिवन होती है। एंड प्रॉपर ट्रायल का मतलब क्या हुआ? कि आप अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन करते हैं, आप हमसे इंडिपेंडेंट हैं, नॉट डिपेंडेंट। आगे पढ़िए। सर दीज कैन बी, सर मे बी आपकी डोमेस्टिक ब्रांच हो सकती है, मे बी आपकी ये फॉरेन ब्रांच हो सकती है। तो फॉरेन ब्रांच में तो मैं आपको क्या कहूंगा सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड इवन AS11 के अंदर आप ऑलरेडी इसकी क्या कर चुके हैं? नोटिंग कर चुके हैं। दैट पार्ट इज डन। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है सर ये डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में समझाओ। अब तक तो कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा अलग था। क्यों? ब्रांच मेरी फॉरेन में थी, हेड ऑफिस मेरा इंडिया में था। तो मेरे को अगर मर्ज करना भी है, एक चीज समझो, एक चीज समझो, अब भी आप चाहे इंडिपेंडेंट हैं, अब भी चाहे आप इंडिपेंडेंट हैं, अकाउंट्स तो सर लास्ट में जाके क्या होंगे? कंसोलिडेट होंगे ही। और वो क्यों कंसोलिडेट होंगे? और भाई साहब बेशक आप लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच हो तो हेड ऑफिस की, हो तो हेड ऑफिस की ब्रांच हो ना। तो जो तेरी कंपनी के, तेरी फर्म के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, उनको तो रिजल्ट देना होगा। वो तो कंबाइंड बेसिस पे देना होगा ना, कंबाइंड बेसिस पे देना होगा। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन ड्रॉ भी किया था, सर हम बनाएंगे हेड ऑफिस, आपका ब्रांच प्लस टोटल का कॉलम। क्योंकि सर आपको जो लास्ट रिजल्ट देने हैं ना, लास्ट रिजल्ट को आपको क्या देने होंगे? कंसोलिडेटेड बेसिस पे देने होंगे। हाँ, हमारे आपस के जो मतभेद हैं, हमारे आपस के जो डिफरेंसेस हैं, किस बात के?
सर ये मेरी डिपेंडेंट है, ये मेरी इंडिपेंडेंट है। अरे कोई बात नहीं, सेटल कर लेंगे, बट इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, अगर मुझे कंपनी के अकाउंट्स बनाने को कहा, सर कंपनी में हेड ऑफिस भी आ गई, कंपनी में तेरी ब्रांच भी आ गई। हुआ क्लियर? अब फॉरेन ब्रांच में तो क्या था, आपको पहले ट्रायल कन्वर्ट करनी पड़ती थी, देन आप क्या कर पाते थे, कंसोलिडेट कर पाते। अब यहां पे अगर तेरी ब्रांच भी डोमेस्टिक है एंड हेड ऑफिस भी डोमेस्टिक है, क्या तुम्हें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है? क्या हमें कोई ट्रायल कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं सर, बिकॉज ऑलरेडी दोनों डाटा किसमें गिवन है, रुपीज में गिवन। तो यहां पे तेरा वो इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल, कन्वर्शन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पढ़िए, डोमेस्टिक ब्रांच, ऑलवेज रिमेंबर दैट independent branch is considered to be separate entity. सेपरेट एंटिटी। वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेपरेट एंटिटी। सर जब आपने कह ही दिया कि इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन, किनके बीच में, ब्रांच एंड किसके बीच में, हेड ऑफिस। अब जब इतना मतभेद आ ही चुका, जब इतना डिफरेंस हमारे बीच में आ ही चुका, फिर तो सर आप यही कहना चाहते हो ना कि सब हेड ऑफिस एंड ब्रांच जो भी हैं, मे बी तेरी नंबर ऑफ ब्रांचेस है और हेड ऑफिस है, सब क्या हैं, अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं। और अलग अलग होने का मतलब हेड ऑफिस ब्रांच से क्या प्रॉफिट कमा सकती है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो सर ट्रीट इट लाइक बोथ डिफरेंट पर्सन, सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करें। एंड सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है, हेड ऑफिस ब्रांच से पैसा कमा सकती है। जैसे जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को या नॉर्मल लोगों को 100 वाली चीज कितने की बेचता है, 125 की बेचता है, वैसे ही हम अपनी ब्रांच को भी बेचेंगे, ब्रांच को भी बेचेंगे। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहला जो आज का मेरा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसकी एंट्रीज हैं सर, कुछ एंट्रीज हैं जो आप लोगों के सिलेबस में है, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको स्कैनर में से आज ही लेक्चर के अंदर कवर अप करवाने वाला हूं। क्लियर? सबसे पहले ये जो नोट्स आपके सामने हैं, इट इज बेटर आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, नॉट अभी, पहले कॉन्सेप्ट समझें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाद में साफ साफ अपनी कॉपी पे इसको क्या करें, नोट डाउन। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, डायरेक्टली क्वेश्चंस करने से आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो ले ही रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं। क्लियर? प्लस प्लस मेन चीज होती है जब क्रक्स, जो क्रक्स आप लोगों का है, जिसके बेसिस पे आज आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी, उसको एक कॉपी पे नीट एंड क्लीन क्या करें, नोट डाउन करें। एंड जब भी नेक्स्ट टाइम टॉपिक रिवाइज करेंगे, शायद उस टाइम तेरे पास ये पीडीएफ हो ना हो, ढूंढनी पड़े, इससे बेटर है इसको कॉपी पे लिख, रिटन प्रैक्टिस भी होगी, पक्का दिमाग में बैठ भी जाएगा, और तेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आज आपने सीखी, क्वेश्चंस जो करे, वो होल्ड रहेंगे। क्लियर? तो यहां पे सर इसकी एंट्रीज मेन है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके। क्लियर? सिर्फ एंट्रीज, सिर्फ एंट्रीज कि सर बस ये बता दो, ये आपका हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं इनके बीच में, बताओ जी कैसे रिकॉर्ड करोगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बताओ जी कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो ये कुछ कॉमन एंट्रीज हैं जो मैंने आप लोगों को सामने लिख कर दी। सबसे पहले अब माइंड में सिर्फ एक वर्ड तेरे होना चाहिए, हेड ऑफिस एंड ब्रांच अलग अलग है, अलग अलग है, बोथ आर सेपरेट पर्सन। क्लियर? अब सर इन दी बुक्स ऑफ, ये वर्ड क्या है, इन दी, एंड इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच उस चीज को कैसे रिकॉर्ड करेगी। चलिए सर, बाय हार्ट नॉर्मली +1 लेवल, +1 लेवल जिसमें आप लोग जर्नल एंट्री सीखते थे, वही काम यहां पे, बट सर थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। किस बात के लिए? अब सीए लेवल की एंट्रीज करनी है, +1 लेवल की भी नहीं करनी, थोड़ा सा हेड ऑफिस एंड ब्रांच के पॉइंट्स। सबसे पहले एंट्री, पास पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। और ये ना कॉमन कॉमन ट्रांजेक्शंस जो हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बीच में चलती रहती हैं, जो आपस में इनका लेन देन चलता रहता है, जिनमें से मोस्ट कॉमन क्या है, पहली एंट्री गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने गुड्स किसको भेजी होंगी, ब्रांच को। क्लियर? अब सर जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000, कितने का भेजा? अब मैं 10,000 का रिकॉर्ड करूंगा या 12,000 का, पहले ये बताओ। सर जब आपने कह तो दिया कि दोनों अलग अलग हैं,
अलग अलग होने का मतलब ही क्या होता है? कमा सकते हैं पैसे सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग है, तो जैसे नॉर्मल लोगों से पैसा कमाते हैं वैसे ही किससे कमाएंगे? ब्रांच से कमाएंगे। आप एंट्री क्या पास करोगे? अच्छा सिंपल बाय हार्ट नॉर्मली मैं ये वर्ड पूछ रहा हूं, आपने किसी को सामान सेल करा, कस्टमर को सामान सेल करा, एंट्री क्या पास करती हो? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देख ब्रांच है, मैंने कौन सा सेल करी? मैंने तो उसको गुड्स सेंड करी, तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्स की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। कस्टमर की जगह वर्ड कौन आ जाएगा? ब्रांच। और वैसे भी ब्रांच से पैसे लेने हैं। एक ना लॉजिक्स निकालो। किस बात के? सर एक चीज बताओ, हेड ऑफिस, लॉजिकली प्रैक्टिकली बताओ, हेड ऑफिस जब भी अपनी बुक्स में ब्रांच को डेबिट करेगा, क्यों डेबिट करेगा? पैसे लेने होंगे, किसी ना किसी बात के लेने होंगे, तभी वो अपनी ब्रांच में बुक्स में क्या करेगा? डेबिट। और यूजुअली सर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस यूजुअली कौन सा आता है? डेबिट। लेने ही आएंगे, कभी देने थोड़ी निकलते हैं। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस ऑलवेज क्या आएगा? वो देने ही निकलेंगे अल्टीमेटली। कोई रेयर केस होगा जहां पे ये बात अलग हो सकती है, अदरवाइज ये कॉमन नेचर है। अब एक चीज बता, मैंने ब्रांच को सामान भेजा, ब्रांच से पैसे लेने हैं कि देने? लेने हैं, तो एंट्री क्या पास करोगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा ब्रांच क्या कहेगी? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू क्या पैसे दे दिए? देने ना अभी, टू हेड ऑफिस अकाउंट। सिंपल सर, सिंपल एंट्री, नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? अब ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस तेरे पास आएंगे, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का आपने वन बाय वन क्या देना है? रिप्लाई देना है। बट कीपिंग इन माइंड हेड ऑफिस की बुक्स में है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच यूजुअली क्या होती है? डेबिट। एंड पैसे लेने हैं तो डेबिट ही करेंगे, पैसे काटने होंगे, कैंसल करने होंगे, आ गए होंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग सोचना। अब हमारे पास भी लॉट ऑफ केसेस ऐसे आते हैं, मुझे कौन सा दुनिया भर की अकाउंटिंग एंट्रीज आती, बट मेरे को उसका कॉन्सेप्ट पता है कि अकाउंटिंग एंट्री पास कैसे हो। अब क्लाइंट्स के केस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मली ऐसी ऐसी एंट्रियां घुमा रखी होती हैं। अब करने को तो नेट एंट्री भी पास कर दूं, बट नेट एंट्री पास नहीं हो पाएगी, हमें फिर वो एंट्री रूट कर करके डेबिट क्रेडिट इक्वल करने पड़ते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग एंट्री। मैंने तो भी अकाउंटिंग कर दी, मुझे लॉजिक पता है। आगे चल, नंबर 2 एंट्री पढ़ियो जी, क्या लिखा हुआ है? हेड ऑफिस ने नॉर्मल परचेज करा, क्या ब्रांच के लिए परचेज करा? नॉर्मल परचेज है, तो एंट्री क्या पास करोगे? सर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और मैंने कोई ब्रांच के लिए थोड़ी परचेज करी है, किसके लिए परचेज करा? अपने लिए करा। तो सर ये तो सिर्फ तुम्हारी बुक्स में आनी चाहिए ना, इधर तो क्या लिखेंगे? नो एंट्री। इधर तो क्या लिखेंगे? नो एंट्री। सर इधर कोई एंट्री नहीं आएगी, आनी भी क्यों चाहिए? आपने अपनी को परचेज करी होगी, ऐसे मैं कह दूं फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच, तो ब्रांच की बुक्स में सिर्फ ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री पास करोगे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश या बैंक। आगे चल, अब पड़ेगा रोला किस बात का? जैसे ये भी अपनी हो चुकी, फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच। अब आएगा चक्कर, सर फिक्स्ड एसेट तो परचेज हुई है, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ किसकी? हेड ऑफिस की, ट्रांसफर कर दी गई किसको? जैसे मान लो हेड ऑफिस में कुछ सामान एक्स्ट्रा पड़ा था, फिक्स्ड एसेट पड़ी थी, ब्रांच को रिक्वायर्ड था, और नया लेने की जरूरत नहीं है, हमसे ही ले ले। अब एक सिंपल सोच, हेड ऑफिस की बुक्स में फिक्स्ड एसेट आ रही हैं या जा रही हैं? जाएंगी तो क्रेडिट। और ये पैसे लेने किससे बनते हैं? तो एंट्री क्या पास करोगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट, ले जा। वो सामने वाली पार्टी ब्रांच क्या कहेगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, और इस बात के पैसे देने, किसको देने हैं? हेड ऑफिस। लो सर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट आ जा सर, डेटर किसके हैं? मतलब ये डेटर किसकी बुक्स में दिख रहे होंगे? ब्रांच की बुक्स में, बट पैसे कलेक्ट किसने कर लिए? कमाल कर दी सर, डेटर किसका? ब्रांच का। और अल्टीमेटली कलेक्शन किसके पास हुई है? होता ही है कई बार, जैसे आपकी ब्रांच है, यहाँ पे भी है हेड ऑफिस, वहां पे भी है, क्लियर? वैसे तुम इंडिपेंडेंट हो, कस्टमर को थोड़ी पता है, कस्टमर डेटर को थोड़ी पता है कि तुम लोग अलग अलग हो।
उसने क्या करा, देने थे मुझे पैसे, किसको दे दिए, हेड ऑफिस को जाके दिए। अगर मेरे पास आता, मैं एंट्री क्या पास करता, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही कहता। अब पैसा मेरे पास तो नहीं आया, किसके पास आया, मेरे उससे लेने बनते, मैं अपना हिसाब तो करवाऊंगा। मैं कह जी एक बात बताओ, जब मेरे पैसे देने बनते हैं तब तो 1 मिनट में आप मेरा हिसाब कर लेते हो। अब आप एक याद रखना, वो डेटर मेरा जो था, वो पैसे मेरे पास आने चाहिए थे, वो आपको डायरेक्टली जमा करवा गया। ऐसे करो, उसको मेरे नाम पे जमा करो और इधर से मैं आपके नाम पे कर लेता हूं। ऐसे करो, कैश तो मेरे पास आया नहीं, तो मैं एंट्री क्या, ब्रांच क्या कहेगी, ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, एंट्री रिकॉर्ड कर ले, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर तो मैं कैंसिल करूंगा, ब्रांच, हेड ऑफिस क्या कहेगा, जिसको पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा उसके पास आया ना, टू ब्रांच। देख नटशेल एंट्री तो क्या पड़ी, बट सर रूट होगी ना, रूट हो गई, किसके कारण, क्योंकि हम दोनों हैं अलग अलग, और डेटर किसके थे, ब्रांच के, पैसा किसको मिला, हेड ऑफिस को। तो ठीक है सर, हम आपस में ऐसा हिसाब कर लेंगे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट आगे चलिए जी सर, पर्टिकुलर, अच्छा दोबारा नेक्स्ट आगे, क्रेडिटर्स ऑफ, क्रेडिटर किसके हैं, पे कौन कर रहा है, पहले बता, क्रेडिटर बैलेंस किसकी बुक्स में दिख रहा होगा, हेड ऑफिस, क्रेडिटर्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स हैं, पे कौन कर रहा है, तो जब ब्रांच पे करेगी कैश तो जाएगा, क्रेडिट तो क्लियर है, टू कैश या बैंक आएगा। क्या मैंने अपने क्रेडिटर्स पे करे, क्रेडिटर्स किसके थे, एंड एक अकाउंटिंग का रूल है, तुमने जिसके बिहाफ पे पेमेंट करी आप तो उसके नाम पे रिकॉर्ड करो। ये तो क्या कहेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन में लिख देंगे, बीइंग क्रेडिटर्स ऑफ हेड ऑफिस हैज बीन पेड बाय अस, क्लियर, नरेशन में लिख देंगे, बट मैं अकाउंट तो तेरे साथ सेटल करूंगा। अच्छा, ये क्या कहेगा कि मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट कर चुका, मैंने नहीं करी, मेरी ब्रांच ने कर दी, कोई बात नहीं, ब्रांच के साथ हम क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। अरे जैसे आपका लोग अपना हिसाब नहीं रखते क्या, वही सेम हिसाब कौन रख रहा है, आपकी ये हेड ऑफिस एंड ब्रांच रख रही है। नेक्स्ट आ जा, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, पढ़िए जी, क्या एंट्री पास करोगे सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तुम्हारी ही, अच्छा ये तो इधर भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन होगी हेड ऑफिस की, मतलब अपनी अपनी बुक्स में अपनी अपनी एंट्री क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई मतलब नहीं किसी से। बट सर एक आपने एंट्री पढ़ी था, फिक्स्ड एसेट ऑफ, किसकी, हेड ऑफिस की, ट्रांसफर टू, जैसे कि इसको गई थी अपन ने ब्रांच को, ऐसे ही अब ट्रांसफर नहीं करी, वो तो हो चुका था, बैलेंस ट्रांसफर हो चुका था। अब मैं पता क्या कह रहा हूं, मैंने बैलेंस ट्रांसफर नहीं करा फिक्स एसेट का, बट वैसे यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, मेरी बुक्स में ही है, हेड ऑफिस की बुक्स में ही पड़ी है फिक्स एसेट, बट उसको यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, तो सर उसका खर्चा उसको नहीं लॉट होना चाहिए, डेप्रिसिएशन उसकी बुक्स में नहीं जानी चाहिए, मेरी बुक्स में क्यों जा रही है, उसको यूज कौन कर रहा है, यूज तो वो कर रहे हैं। तो सर हम एंट्री यहां पे क्या पास करेंगे, एंट्री वर्ड पहले, फिक्स्ड एसेट ऑफ, एसेट किसकी है, यूज कौन कर रहा है, कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करो इस पे, कर लो सर, क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, मैं वैल्यू डाउन कर दूंगा, और ये वैल्यू डाउन, डेप्रिसिएशन मैं नहीं डालूंगा, ये डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में डेबिट होनी चाहिए, ब्रांच की, क्योंकि यूज कौन कर रहा है, ब्रांच कर रही है। तो सर एंट्री क्या बनेगी उधर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। यहां पे वर्ड हेड ऑफिस क्यों आया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का बैलेंस तो वही पड़ा है, यूज सिर्फ मैं कर रहा हूं। वो जो आपने तीसरे चौथे नंबर वाली ट्रांजैक्शन पढ़ाई थी ना, वो अच्छी चीज थी, कम से कम बैलेंस भी ले आए थे, कि फिक्स्ड एसेट ट्रांसफर ही कर दी, भाई तुम ही देखो, फिर तो सर आपकी ये एंट्री आती, अगर मेरे पास ही पड़ा होता बैलेंस, अगर वो फिक्स्ड एसेट मेरे पास ही आ गई होती, फिर तो ऊपर वाली एंट्री आती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट। अब पता क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिक्स्ड एसेट पड़ी किसके पास है, हेड ऑफिस के पास, यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, तो सर वही बात है ना, डेप्रिसिएशन तो ब्रांच की बुक्स में डेबिट होनी चाहिए, और फिक्स्ड एसेट का बैलेंस हेड ऑफिस में से कम होना चाहिए, ऊपर नीचे वर्ड के आएंगे, ब्रांच या हेड ऑफिस। नेक्स्ट आगे बढ़िए जी, डेटर्स ऑफ, हाँ जी बताओ सर, जैसे बुक्स में अभी जो भी एसेट है, हाँ ब्रांच, उसका एसेट ऑफ यानी यूज ब्रांच के, हाँ, तो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन करते हो पहले ब्रांच करेगी, हेड ऑफिस करते हो, फिर आगे इसमें ब्रांच डेप्रिसिएशन वैसे खर्चा थोड़ी होता, कोई नॉन कैश आइटम है ना, डायरेक्टली एलोकेट किसको करेंगे, ब्रांच को करेंगे। अब ये देख, ये तेरे को एंट्री यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट नहीं आना चाहिए था,
तूने डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों नहीं करा, तूने ब्रांच को डेबिट क्यों करा? खर्चा ब्रांच क्योंकि सर वो खर्चा उसका है ना, वो डेप्रिसिएशन उसकी बुक्स में जानी चाहिए, मेरी बुक्स में थोड़ी आनी चाहिए। क्या मैंने एसेट यूज करी? क्या मैंने एसेट यूज करी? कहता सर मैंने तो करी ही नहीं। कहता फिर आप लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों कर रहे हो भाई? तो आप क्या एंट्री पास करो, सर ब्रांच से लेने फिक्स एसेट की वैल्यू क्या गई है, डाउन। और वो क्या कहेंगे, हमने मशीनरी यूज करी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस को इतने पैसे देने। क्लियर? आगे अब पढ़, डेटर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफिस कितने 10,000, कलेक्शन कितनी हुई 9,000, डिस्काउंट कितना दिया गया 1,000, अमाउंट कलेक्टेड बाय किसके द्वारा, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट रिवर्स। अब डेटर किसके हैं, हेड ऑफिस के। अमाउंट किसने कलेक्ट करी, जब अमाउंट, पहली बात अमाउंट आई कितनी, आनी कितनी चाहिए थी 1,000 का क्या है डिस्काउंट। ये जो भी ट्रीट करना है ये कौन ट्रीट करेगा, हेड ऑफिस करेगा ना। ब्रांच का तो सिर्फ एक ही मतलब है, मेरे को पैसा आया ना, मेरे पास पैसा आया, एंट्री के पास करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता, ये 9,000 रुपए को बंदा पकड़ा के गया, मेरे पास तो 9,000 आया, आप कह रहे हो उससे तो 10 लेने थे, 1,000 डिस्काउंट। मैं कहा सर वो आपका मैटर है, मेरे पास तो अमाउंट जितनी आई है वो कितनी आई है 9,000, और वैसे भी डिस्काउंट मैंने थोड़ी अलाउ करा, मैंने थोड़ी दिया, डिस्काउंट तो आपने अलाउ करा। जैसे पर्सन मेरे पास आया, कहता सर ये अमाउंट देनी थी, मैं कहा सर आप कौन? कहता वो आपके हेड ऑफिस, उधर मेरी ट्रांजैक्शन चल रही है और मैं ये अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ। हाँ जी कोई बात नहीं, मुझे करवा दीजिए, एक बार बात करवा दो। हेड ऑफिस से मुझे कॉल आई, मैं कहा सर अपना ये कस्टमर एक आया है और ये कोई अमाउंट पे आउट करने की बात कर रहा है, तो कितना लेना बनता है जी? कहते 10,000। और उसने कह दिया हेड ऑफिस ने इसको 1,000 डिस्काउंट दे दो, 9,000 ले लो। ठीक है सर मैं तो 9,000 लेके रख लेता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। एंट्री के पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अब जो भी डिस्काउंट वगैरह डेटर कैंसिल करना है कौन करेगा, हेड ऑफिस। क्या एंट्री पास करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच से कितने पैसे लेने, 9 जो आया पड़ा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू डेटर्स अकाउंट 10,000। क्लियर? तो सर हमारे अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होंगी जो लॉजिकली आपको क्रिएट करनी होंगी। ये भी नहीं है कि आपके सामने ये 10-12 एंट्रीज हैं तो इन्हीं में से आपको कुछ आएगा, वैसे मैक्सिमम यही होंगी। स्टिल एक आधी एंट्री अगर एक्स्ट्रा भी आ गई ना, लॉजिकली सोच एंड अकॉर्डिंग टू दैट एंट्रीज डाउन। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो क्वेश्चन में जाके ये पढ़ो किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है, किसकी बुक्स में। आते तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही एंट्री लिखनी शुरू कर देते हैं। पहले देख तो ले, मन करे एंट्रीज पूछी किस सेंस में है, किसके व्यू पॉइंट्स हैं, और तुम लिख के किसमें आ। आगे चल, लास्ट वर्ड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय। चार्ज्ड बाय क्या है, ये जैसे आपने कॉस्ट में नहीं पढ़ा, कॉस्ट में ओवरहेड्स का एलोकेशन किया जाता है, क्योंकि जो कॉमन एक्सपेंडिचर है जो पूरी कंपनी के ऊपर है, कंपनी का खर्चा तो फिर ब्रांचेस पे भी जाएगा, कंपनी का खर्चा तो ब्रांचेस पे भी अलॉट होएगा। कहता मैं वही तो बात कर रहा हूं, एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय किसके द्वारा, एचओ के द्वारा। अब एचओ ने वन टाइम तो एक्सपेंस कर दिए होंगे, जब हेड ऑफिस ने एक्सपेंस करे होंगे, कॉमन थे कोई नहीं, इनसे बाद में बांटेंगे, जब करे होंगे इन्होंने एंट्री क्या पास करी होगी, ब्रांच अकाउंट सॉरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जब करे होंगे। अच्छा मे बी आउटस्टैंडिंग हो, व्हाटएवर हो, बट एक्सपेंसेस तो एक बार डेबिट हो चुके ना। सर आपके एक्सपेंस हुए थे कितने 10,000, किसको अलॉट करना है, ब्रांच को। सर मैं तो एक्सपेंसेस डेबिट कर चुका, मैं तो 10 के 10 डेबिट कर चुका। कहते फिर क्या हो गया, ये खर्चा किसको अलॉट करना है, ब्रांच को करना है ना, तो एंट्री पास कर दे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। और यही एक्सपेंस ब्रांच अपने बुक्स में क्या कर लेगा कि हाँ सर ऊपर से हेड ऑफिस से हमें 2,000 का खर्चा क्या हुआ है, एलोकेट हुआ है, एंड ये 2,000 रुपीज हमारे देने बनते हैं। तो एंट्री क्या पास करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ये काम है सर। अब इसके बाद स्कैनर में तेरे लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, एंट्रीज हैं सर, फटाफट मतलब करेंगे, कोई ज्यादा टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट एक बार यहां से मेरा छोटी सी नोटिंग अपनी पेंडिंग है, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर? क्योंकि लास्ट में तो क्वेश्चंस विद 5 मिनट्स ब्रेक आपको देके, ताकि आप एंट्रीज एक बार दोबारा रिवाइज करें, फटाफट आफ्टर दैट क्वेश्चंस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, सर ये कॉन्सेप्ट समझो।
ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था इंडिपेंडेंट एंट्रीज वाला। नो डाउट यूज आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर, बार बार यूज आएगा। बट सर मेन कॉन्सेप्ट तो अभी भी हमारा क्या है, कंसोलिडेशन करना ही है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? कि सर अब इनके रिजल्ट्स को क्या करो, मर्ज करो। ना कल्ली हेड ऑफिस ना कल्ली ब्रांच, हमें टोटल रिजल्ट क्या करें, मैच करवा। ठीक है सर, करना पड़ेगा। पढ़िए जी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ, यस प्लीज, of HO and branch are to be incorporated and consolidated. इन वन मर्ज्ड एंटिटी, इन वन मर्ज्ड एंटिटी की तरह आपको क्या करना पड़ेगा सर, इनका फाइनल अकाउंट्स कंसोलिडेट करना होगा आगे, फॉर रिपोर्टिंग टू द, किसको, शेयर होल्डर्स। क्योंकि देख शेयर होल्डर्स तो क्या चाहेंगे यार, हमें नहीं पता ब्रांच क्या कमा रही है, हेड ऑफिस क्या कमा रही है, हमें तो कुल मिलाकर ये बताओ, हमने इतना पैसा लगाया, तुमने आगे जहां मर्जी लगाया हो, कितनी रिटर्न मिल रही है, हमें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे बताओ, टोटलिटी बेसिस पे बताओ, नॉट इंडिविजुअल बेसिस पे। आगे, यस, इन दिस केस Following steps are applied. देखो सर, फिर यहाँ पे ना हमें फॉलोइंग स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का सबसे पहले पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है। Prepare final accounts of branch not available trial balance. सर ऐसे करो, एक तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस से क्या बना लो, फाइनल अकाउंट्स बना लो। दूसरा, while preparing the final accounts, while preparing the final accounts of the branch का फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स शुड बी, क्या करना पड़ेगा आपको, इवेल्युएट। ये वैसे एक्स्ट्रा पार्ट है, एट प्रेजेंट आपके मॉड्यूल में शायद ऐसा क्वेश्चन ना मिले, स्कैनर में शायद ना मिले, बट मेरी ओर से ये एक्स्ट्रा पार्ट है। क्लियर? समटाइम्स अगर क्वेश्चन बना तो ये पार्ट भी आ सकता है। क्लियर? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कहीं ना कहीं कवर तो करेंगे सर, श्योर शॉर्ट करेंगे। क्योंकि सर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपको गिवन नहीं होगी। बट सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ना हुआ तो मैं फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाऊंगा, मैं ट्रेडिंग पीएल कैसे बनाऊंगा? क्योंकि ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड एक वर्ड क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो तो गिवन ही नहीं है। कहते गिवन नहीं है तो भाई स्टॉक अकाउंट बना ले, स्टॉक अकाउंट बना ले और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर ले। अब यहां पे लगेगा पूरा दिमाग। कहता जी वो कैसे? मैं कह सर आपको ये भी तो हिसाब रखना होगा ना कि कौन सी चीज कॉस्ट पे है, कौन सी चीज आईपी पे है, कौन सी चीज सेलिंग प्राइस पे है। अब 3 वर्ड तंग करेंगे, बट तीनों को डिटेल में समझा रहा हूं, पढ़िए आगे। इफ सच क्लोजिंग स्टॉक इज क्या है, मिसिंग, देन स्टॉक अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। मैं तो दुआ करूंगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक गिवन ही हो, अपने को झंझट में पड़ना ही ना पड़े। बट स्टिल सर अगर क्लोजिंग स्टॉक तेरा क्या हुआ, मिसिंग हुआ, यू हैव टू फाइंड इट, आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, ये स्टॉक किसका निकाल रहे हो, ब्रांच का। किसका निकाल रहे हो, ब्रांच का। और एक चीज बताओ, एक चीज नॉर्मली बताओ सर, हेड ऑफिस ने 120 आईपी मींस 120 की लगा के भेजी, किसको भेजी, ब्रांच। किसको भेजी, प्राइस 150 का क्या करती है, सेल करती है, 150 का सेल करती है। अब जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, और आपको पता है स्टॉक अकाउंट तो बनता किस पे, कॉस्ट भी बनता हो, वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तब आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड यूजली सर क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट भी होएगा ना। अब मुझे ये बताओ, ब्रांच अपनी बुक्स में कॉस्ट कितनी डेबिट बना, 120, बिकॉज ब्रांच के लिए आईपी ही उसकी क्या होती है, कॉस्ट। ब्रांच को तो पता भी नहीं है कि वो चीज कितने की थी, और वैसे भी नॉर्मल कहते नहीं मेनू की, अपने को मतलब क्या उससे। मेरे को वो चीज 100 रुपए वाली चीज कितने में लग के आती है, 100। मेरे लिए तो सर ये कॉस्ट हुई ना, मेरे लिए तो ये कॉस्ट हुई। क्लियर? इसीलिए मैंने वर्ड देख साइड पे क्या लिखा हुआ है सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट, किस पे बनाओगे आप, आईपी। एवरीथिंग इस अकाउंट में, एवरीथिंग जो बनेगी वो किस पे बनेगी, आईपी। आईपी क्यों सर, आई होती है आईपी ही। क्लियर? इस बात को समझे। क्लियर? तो सबसे पहले देख ओपनिंग स्टॉक, जिसको वर्ड आपने क्या दिया, टू बैलेंस बीडी। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ये तो ऑटोमेटिकली किस पे होंगी, आईपी पे होंगी, क्योंकि तेरा जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को मार्जिन लगाकर ही बेचता है। हेड ऑफिस जो है ब्रांच को मार्जिन लगाकर ही सेल करता है, ये तो सर बिना कहे आईपी पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड गुड्स रिटर्न जो होंगी ये भी आईपी पे होंगी।
हो सकता है कुछ वापसी वगैरह आपने करी हो। क्लियर सर? ये वर्ड बताओ, ये सेल किस पे होगा? होगा सेलिंग पे, होगा सेलिंग पे। लेकर किस पे आएंगे? कहीं ज्यादा बैक मत मार देना, कहीं कॉस्ट पे ले जाओ। सर मेरी कॉस्ट, यहां तक रुकना है, मेरी कॉस्ट पे, ना कि हेड ऑफिस की कॉस्ट पे, ब्रांच की कॉस्ट पे लेकर आइए, ब्रांच की कॉस्ट पे। क्लियर? जैसे मान ले सेल कितनी गिवन होगी सर? 15 लाख रुपए। सेल कितनी गिवन होगी? 15 लाख रुपए। सर ये 15 लाख रुपए तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो सर जाहिर सी बात है, जब इसको बैक करेंगे तो आपकी यहाँ पे आईपी कितनी निकल कर आएगी सर? 12 लाख। कितनी निकल आएगी? 12 लाख। मैंने तो कॉस्ट लेनी है ना, मैंने तो ब्रांच की कॉस्ट निकालू। आगे शॉर्टेज, ये भी सर आईपी पे, आईपी इन द सेंस कॉस्ट पे इसकी। एंड लास्ट जो बैलेंस फिगर बचेगी सर, ये आप लोगों का क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। नीचे पढ़िए, दिस स्टॉक अकाउंट, This stock account is combined stock of finished goods plus raw material. कहीं स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड बेसिस पे ही बनेगा। ये टोटल फिनिश्ड प्लस रॉ मटेरियल दोनों का मिलाकर है। क्लियर? ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट। फिर आपका थर्ड स्टेप या सेकंड स्टेप, ऐसे करो जैसे आपने ब्रांच का फाइनल अकाउंट्स बनाया एंड स्टॉक अगर मिसिंग था, स्टॉक निकाला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट किसके ऊपर अप्लाई करें? हेड ऑफिस के ऊपर। पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर Prepare final accounts ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम अवेलेबल ट्रायल बैलेंस। वैसे सर अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है? आप फॉर्मेट ही ऐसा बना लो, पर्टिकुलर्स हेड ऑफिस ब्रांच टोटल, पर्टिकुलर्स हेड ऑफिस ब्रांच टोटल। जो वर्ड जिस तरफ आएगा उस तरफ लिख देंगे। और पहले तुम ट्रायल उसका, पहले हेड ऑफिस का बनाएं, फिर ब्रांच का बनाएं, फिर उसको मर्ज करें, तीन तीन काम कौन करेगा? आप एक ही फॉर्मेट बना लो। आगे चलो, वही पॉइंट सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मे बी मिसिंग हो सकता है, मे बी इफ सच स्टॉक इज मिसिंग, अकाउंट्स तो पूरे हो नहीं पाएंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना जरूरी है। तो अगेन यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा? स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट इसमें पॉइंट बड़े अच्छे हैं, पॉइंट बड़े अच्छे हैं। दोबारा पढ़ें, हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट, पहले ही वर्ड क्या लिख दिया सर? कॉस्ट पे तो वो भी था, कॉस्ट पे तो वो भी था। फर्क बस इतना है, ब्रांच के लिए इनवॉइस प्राइस ही क्या होती है? कॉस्ट होती है। ब्रांच के लिए इनवॉइस प्राइस ही क्या होती है? कॉस्ट होती है। बट इसको तो डायरेक्टली पता है कि मैं अपनी 100 वाली चीज, अच्छा एक चीज और सुन, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से, हम 100 वाली चीज ब्रांच को कितने की लगाते हैं और नॉर्मल लोगों को लगाते हैं 125। नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल लोगों को, मैं बाहर भी तो बेचता हूँ, कल ब्रांच को थोड़ी देता हूँ। ब्रांच को हम थोड़ा कम लगा देते हैं। क्यों कम लगा देते हैं? अपनी ब्रांच है, चलो फिर भी थोड़ा कमा लो। तो यार यहाँ पे जब हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट बनेगा सर, बैलेंस भी तो कॉस्ट पे ही होगा, परचेज भी आपकी कॉस्ट पे होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पार्ट होते हैं। क्लियर? अच्छा ये बता, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये गिवन किस पे होंगी? 120, दैट इज कॉल्ड एज आईपी। बट इसको बैक खींच के लेके आ कितने पे? 100। कितने पे? कॉस्ट पे। गिवन होगी 120 पे, वापस लेकर आ। जो मेरा मार्जिन था, कितना मार्जिन था? 20% था ना, वापस लेके। अच्छा ये सेल्स जो गिवन होगी कितने पे गिवन होगी? दिस इज द पॉइंट। ये 125 पे गिवन है, इसको 25 पीछे लेके आ। समझ गए ना? तो क्योंकि दोनों का मार्जिन क्या था? अलग अलग था। आने दोनों ही किस पे हैं? कॉस्ट। आगे शॉर्टेज भी, शॉर्टेज भी लिखनी तो कॉस्ट भी है। क्लियर? एंड लास्ट में जो स्टॉक बचेगा दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली जो अपने आप में किस पे होगा? कॉस्ट पे ही निकले। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा क्लास में, बट उससे पहले आप लोग ये नोटिंग एक बार पहले कॉपी पे नोट डाउन करके आए, बिकॉज अगर मैंने अभी आपको दिया क्वेश्चन तो आउट है। पहले एक बार आप अपनी ओर से इसको समझें दोबारा। कल इसके 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दूंगा, हालांकि चाहे सिलेबस का पार्ट नहीं है या व्हाटएवर, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं कवर करना चाहता हूं क्योंकि कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स कवर करेंगे। क्लियर? चलिए जी सर, अब स्टेप 1 तैयार है, स्टेप 2 तैयार है, दोनों के ट्रेडिंग पीएल तैयार हैं। अब उसको क्या कर दीजिए, मैं तो शुरू से ही कर बैठा था, मैंने तो फॉर्मेट ही ऐसा बनाया कि साथ साथ प्लस करते जाओ। पढ़, कंसोलिडेट, यस प्लीज। Final accounts of branch and head office. कर तो दोगे, कर तो दोगे, बट पॉइंट एक दिक्कत आएगी। किस बात की? पढ़िए सर, इलिमिनेट, इलिमिनेट कॉन्ट्रा एंट्रीज या कॉन्ट्रा आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब एक चीज बताओ, जब तुम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ब्रांच का बना रहे थे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हेड ऑफिस का बना रहे थे,
जो एक दूसरे के साथ लेन देन था, तुम दिखा रहे थे ना, ब्रांच लायबिलिटी दिखा रही थी, हेड ऑफिस एसेट दिखा रहा था ना। अब जब कल को तुम दोनों के अकाउंट्स क्या कर दिए जाएंगे, मर्ज कर दिए जाएंगे, उधर से उसकी लायबिलिटी गई, इधर से इसकी एसेट गई। क्यों? अब मर्ज तो कर दिया। और वैसे भी वो जो अमाउंट थी वो एक दूसरे को ही तो क्या करनी थी, पे करनी थी ना। अरे कॉन्ट्रा एंट्रीज थोड़ी आएंगी, कॉन्ट्रा एंट्रीज को तो क्या कर दो, खत्म कर दो, अब उसको थोड़ी इंक्लूड करोगे आप लोग। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? प्लस मेन थिंग, जो ब्रांच टॉपिक स्टार्ट होते ही शुरू हो गया था, ये लोडिंग कैंसिल करने वाला था। क्योंकि मुझे पता है सर, आप अपनी ब्रांच से पैसा कमा रहे हैं, तुमने जितना भी सामान भेजा, अगर तो वो बिक चुका, ब्रांच ने आगे सेल कर दिया, फिर तो आपने बड़ा अच्छा काम करा। जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो सचमुच में वो क्या है, रियलाइज्ड प्रॉफिट। वो क्या है, रियलाइज्ड प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं सर, आप अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल सही पिक्चर दिखा रहे हो। बट सर, सामान भेजा 15 लाख रुपए का, जिसमें से 10 लाख रुपए का सामान तो ब्रांच ने सेल कर दिया। अभी भी ब्रांच के स्टॉक में कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए का स्टॉक आ रहा है, जो समझी बैठा है कि वो कितने का है, 120 का। बट मुझे पता ना कि वो 120 का नहीं, वो कितने का है। क्या मैंने वो प्रॉफिट रियलाइज करा? क्या वो मैंने प्रॉफिट कमा लिया? अगर ब्रांच ने बेच दिया होता फिर तो अलग बात थी, बट ब्रांच ने तो आगे बेचा ही नहीं। और आज पंगा क्या पड़ गया, मैं कोई झंझट में ना पड़ता, पंगा क्या पड़ गया, हम दोनों को क्या किया जा रहा है, कंसोलिडेट। फिर तो सर गलत पिक्चर है, गलत पिक्चर है। वो जो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है कितने का, 5 लाख रुपए का, मतलब वो तो सेल नहीं हुआ। और मैं उसके ऊपर भी क्या दिखा रहा हूं, प्रॉफिट दिखा रहा हूं कि लो जी मैंने तो कमा लिया, जबकि वो क्या है, अनरियलाइज्ड गेन। सर उसको कैंसिल करो, उसको कैंसिल करो, ये सही वे नहीं है। आप जब कंसोलिडेट होने जा रहे हैं, तेरी 100 वाली चीज तेरी ब्रांच में कितने की पड़ी है, 120 की पड़ी है, और आज तुम कंसोलिडेट होने जा रहे हो, क्या वो 20 रुपए तुमने कमाए? कहता नहीं सर अभी भी स्टॉक में पड़ी है, तो कैंसिल करना, कैंसिल करना प्रॉफिट, लोडिंग कैंसिल कर उसकी। पढ़ो यस आगे, इफ ब्रांच स्टॉक इज एट, किस पे, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस, जैसे मेरी एग्जांपल में कितना था, 120, देन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर किसकी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर देखो प्रोविजन क्रिएट कर दो जी, प्रोविजन जितना प्रॉफिट था जो अभी आपने नहीं कमाया उतने की प्रोविजन क्रिएट करो। और क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अपना चुपचाप बुक कर लो। कोई बात नहीं, जब कमा लोगे, जब अगले साल ये बिक जाएगा, आज डेबिट करा है ना, आज प्रोविजन डेबिट करी है ना, आप इसको क्या कर देना, क्रेडिट। आज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करा है ना, क्रेडिट कर देना। कल ही आपने लेटेस्ट जो क्वेश्चन किया था वो 65 वाला याद है, 65 आपको ब्रांच स्टॉक रिजर्व आप लोगों को गिवन था ट्रायल के अंदर, क्रेडिट साइड पे मैंने भी तो उसको इनकम बनाया था। वो कौन सा ब्रांच स्टॉक रिजर्व था, जो पिछले साल बनाया होगा। मैं भी तो वही कह रहा हूं भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि नहीं सर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, विच विल बी क्या लिखा हुआ है, कैंसल्ड नेक्स्ट ईयर। बट सर ये गलत है, ये गलत है कि जो आप आज ब्रांच स्टॉक के ऊपर भी प्रॉफिट करके बुक करके बैठे हो, क्या तुमने, मैं तो जस्ट एक वर्ड बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या तुमने वो पैसा कमा लिया? मेरे को ये बात बता दे, अगर तूने 15 लाख रुपए का सामान किसको भेजा था, ब्रांच को भेजा था, क्या ब्रांच ने सारा सामान सेल कर दिया? कहता ना सर, वो आपके वाला सामान, आपके वाला हेड ऑफिस वाला सामान 5 लाख का अभी भी पड़ा है उसके पास। कहता फिर हमें तो प्रोविजन क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो आप एंट्री के पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसी भी नाम से, और अगले ही साल आप क्या करना, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैंसिल कर लेना। हमने कब मना करा? बट सर प्रोविजंस क्रिएट होंगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री मत भूलना, इंपॉर्टेंट एंट्री। नेक्स्ट पेज आ जाओ, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट should be adjusted in balance sheet. यस, Closing stock P&L effect can be given in stock of the अरे वो हमने करना था एडजस्ट उसके अंदर अकॉर्डिंग टू कि आप सर क्या करना, फिर ऐसे करना, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है ना, आपको एडजस्ट भी तो करना होगा, क्योंकि आप पता क्या कर रहे होंगे, आप क्या शो कर रहे होंगे, हेड ऑफिस प्लस ब्रांच का टोटल स्टॉक, जैसे 12 लाख का मेरा, 5 लाख का उसका, कितना हुआ
17 लाख रुपए। सर 17 नहीं है, 17 में से ये क्या करो, माइनस करो, जो आपने प्रोविजन क्रिएट करी है ना उसको माइनस करो, क्योंकि आप तो स्टॉक गलत शो कर रहे हो। क्या सचमुच में बस ये बता दो, क्या 17 लाख रुपए का स्टॉक प्रेजेंट था? मेरे वाला 12 तो सही है, बट उसके वाला 5 सही नहीं, उसके वाला 5 सही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा सर, वो 5 लाख के ऊपर लोडिंग क्या करनी होगी, कैंसिल कर। क्लियर? बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके पास ये पॉइंट्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट होने वाले, नंबर ऑफ टाइम, एंड विद फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड ये टॉपिक आप लोग अपना कर लीजिएगा वन शॉट में, वन टाइम में, साथ की साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज ये डिफिकल्ट पार्ट बन जाता है। सर ब्रांच बाकी सारी तो आती है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं आती, जबकि पॉइंट तेरे फाइनल अकाउंट्स वाले, पॉइंट तेरे फाइनल अकाउंट्स वाले, वही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट करनी है, मर्ज करके बनानी है, और कुछ नहीं। लास्ट, आगे बढ़िए, नंबर 4, यस प्लीज। Prepare HO account in the books of branch for incorporation of balance sheet and बिल्कुल सर, अब देखो लास्ट में बैलेंसेस तो आपको ट्रांसफर करने होंगे ना, क्योंकि मैं मर्ज किया जा रहा हूं किसमें, ब्रांच मर्ज की जा रही है किसमें, हेड ऑफिस में। क्लियर? या फिर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द इनकॉर्पोरेशन, वर्ड आएगा मेन, फॉर दी क्या लिखा होगा, इनकॉर्पोरेटिंग। अगर ये वर्ड लिखा आया तो ये नीचे दी गई 2 एंट्रीज आप क्या करेंगे, पास करेंगे। वर्ड अगर ये आया, हेड ऑफिस बना के, हेड ऑफिस अकाउंट बना के दो ब्रांच की बुक्स में, या ब्रांच अकाउंट बना के दो हेड ऑफिस की बुक्स में, फॉर दी इनकॉर्पोरेटिंग द बैलेंसेस, इनकॉर्पोरेटिंग द बैलेंसेस। अब सुन, यहां पे एंट्री क्या होगी, इन दी बुक्स ऑफ, पहला कौन है, हेड ऑफिस, दूसरा कौन है, ब्रांच। एक चीज बता, पहली बात तो ब्रांच अपनी सारी लायबिलिटीज दे रहा है, एसेट्स दे रहा है, और जो भी बैलेंस होगा लेन देन वही होगा, वही होगा। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में, सॉरी ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, नॉर्मल लायबिलिटीज डेबिट, एसेट्स एक सिंपल पॉइंट, एंड जो भी बैलेंस फिगर होगी, मतलब हम आपको पता क्या क्या चीज देंगे। सर देखो जी, हेड ऑफिस हमारी बुक्स में आपका बैलेंस इतना आ रहा है, ये हमारी लायबिलिटीज है, ये हमारा प्रॉफिट है, और इतने की एसेट्स आप हमसे ले चुके हो। सर मेरा सारा बैलेंस, मेरी सारी बैलेंस शीट मैंने आपको क्या कर दी, इनकॉर्पोरेट कर। अब वो करेगा वेलकम, हेड ऑफिस वेलकम करेगा, क्या एंट्री पास करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज टू पीएल टू ब्रांच। सर ये आपकी इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज है, मे भी शायद अगर कहीं ना कहीं काम आए, पूछ ही जाए अगर। क्लियर? यस, इंस्टेड ऑफ PL above, we can transfer income and expenses so that whole of trial balance can be. बट सर इतना फ्री कौन है, इतना फ्री कौन है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस की जगह सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स क्या करूं, ट्रांसफर करूं। इससे बेटर कर प्रॉफिट एंड लॉस बना, फटाफट सिंपल लैंग्वेज में कल्ली नेट फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस ही क्या कर दे, ट्रांसफर कर, वो ज्यादा बेटर है सर, वो ज्यादा बेटर है। पूरी की पूरी ट्रायल इनकॉर्पोरेट करवाना, इससे बेटर है रिजल्ट्स इनकॉर्पोरेट करवा लो, रिजल्ट्स ज्यादा सही रहेंगे। आगे चल, नोट, If question is silent, we incorporate profit also. आगे ना लाइन पे क्या लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, प्रॉफिट ही इनकॉर्पोरेट करवा दो, ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि एक एक एक्सपेंस, एक एक इनकम हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। सर सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चल, नोट 5 लास्ट। Before consolidation. हाँ, प्रोसेस बिगिंस, कि आप ये सारा काम शुरू करो, सारा काम ये शुरू करो कंसोलिडेशन का, बट उससे पहले एक नजर ब्रांच और हेड ऑफिस की बुक्स में एक दूसरे को लेने वाला जो बैलेंस है, लेने देने वाला बैलेंस है, पहले वो चेक कर ले क्या ये दोनों रिकंसाइल्ड है। अब आपने बाकी सारा काम तो शुरू कर दिया, क्या आपने ये चीज चेकआउट करी, और आपने तो ये भी कह दिया था ये कॉन्ट्रा आइटम्स को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। भाई साहब पहले जो हेड ऑफिस कह रहा है ब्रांच से लेना है, ब्रांच कह रही है हेड ऑफिस को देना है, क्या वो रिकंसाइल्ड है? पहले वो तो कह लो, पढ़ो जी, बैलेंस ऑफ ब्रांच, Balance of branch and head office should be equal and opposite. इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए सर। जितना वो अपनी लायबिलिटी दिखा रहा है उतनी मैं क्या दिखा रहा हूं, एसेट। फिर तो सर आगे प्रोसेस स्टार्ट करो, नहीं तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, बाकी सब कुछ छोड़ो, सबसे पहला काम इनको रिकंसाइल करो। और मे बी सर डिफरेंसेस के कारण कई हो सकते हैं, डिफरेंसेस के, ये पीछे तुम इतनी एंट्रीज पढ़ के आए हो, कोई भी कारण हो सकते हैं सर। मन करे हेड ऑफिस दिखा रहा है ब्रांच से हमने कितने लेने हैं 56,000, और ब्रांच कह रही है हेड ऑफिस को हमने देना कितना 48,000। जब तुम्हारी आपस में नहीं पहले इक्वल एंड ऑपोजिट मैच कर रहा, मैं आगे कंसोलिडेशन क्या करूंगा? सर कोई ना कोई कारण तो होंगे,
ले 5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, रिकंसिलेशन बनाकर। रिकंसिलेशन किस चीज की? हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बैलेंसेस मैच करके दो, और वो कारण क्या होंगे? एक तो पीछे दी गई एंट्रीज, प्लस मेन, इफ एनी difference is reported, then reconciliation should be done. यस। Generally, difference is due to और कहते हैं जनरली जो डिफरेंस होता है ना, वो दो मेन चीज क्या होती है? इन ट्रांजिट आइटम्स का होता है। इन ट्रांजिट आइटम्स का मतलब क्या है? मेरी ओर से निकल चुकी, आपके पास पहुंची, आपने निकाल दी बट मेरे पास नहीं पहुंची, और इधर से आ गई क्लोजिंग। जैसे मान लो 30 मार्च को मैंने कैश इन ट्रांजिट कैश भेजा, मेरी ओर से तो निकल चुका, बट आपको अभी तक नहीं मिला, सर। यही कारण है जिसके कारण तेरा और मेरा बैलेंस मैच नहीं करता। या मे बी 30 मार्च को हेड ऑफिस से गुड्स निकली, मेरे को कब मिल रही है? 2 अप्रैल को जाके मिल रही है, 2 अप्रैल को मिल रही है। क्या 31 मार्च को हमारा बैलेंस रिकंसाइल करेगा ही नहीं सर, बट करना पड़ेगा। और वो डिफरेंस किसके कारण था? इन ट्रांजिट आइटम्स का। और इन ट्रांजिट दो ही चीज होती है, या तो कैश या मे बी गुड्स। गुड्स नेचुरली कौन भेजेगा? हेड ऑफिस से ब्रांच। और कैश कौन भेजेगा? ब्रांच से। चलो मैं भी उल्टा भी कह लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं कि कौन क्या चीज भेजता है। आगे बढ़िए। मेन चीज, सच इन ट्रांजिट आइटम जो होती हैं शुड बी रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ किसकी? हु इज रिसीवर? अगर हेड ऑफिस ने सामान भेजा तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री सही करेगी, रिकंसाइल। अगर ब्रांच ने कैश भेजा, हेड ऑफिस को नहीं मिला, हेड ऑफिस अपनी बुक्स, भेजने वाले की नहीं, सेंडर की बुक्स में नहीं, रिसीवर अपनी बुक्स में क्या करेगा? बैलेंसेस सही करेगा, क्योंकि सेंडर ने तो जब सेंड किया होगा वो तो एंट्री कर दी गई होगी। रिकॉर्ड किसका करना बनता है? रिसीवर का, जिसको रिसीव नहीं हुआ। अब ये पता क्या करेगा? जानबूझ के 5-10 एंट्रीज में एक आधी एंट्री होगी ऐसे बीच में, और ऊपर लिखा होगा इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एंट्री रिकॉर्ड करें। बट सर ये तो एंट्री किसकी बुक्स में आती है? रिसीवर की। लिखा होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, बट द ब्रांच डिड नॉट रिसीव द गुड्स टिल डेट। हाँ पर ठीक है ना, ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री डाले, मेरे को तो किसकी पूछी गई है? हेड ऑफिस की पूछी गई है। मेरा मतलब नहीं सर, मेरा मतलब नहीं है। वो अपनी बुक्स में देखता रहेगा, मैं तो अपनी बुक्स में क्या लिखूंगा? नो एंट्री, मेरी ओर में नहीं आएगी। कहीं आप क्या कहो सर वहां पे एंट्री डाल के आएंगे, पेपर में लिखा हुआ है। पहले ये तो चेक कर ले, रिसीवर की बुक्स में एंट्री होती ही क्या है? देख, एसेट है, दोनों एसेट है, डेबिट तो रहेंगे। डिपेंड करेगा कौन पास कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग। हेड ऑफिस पास करेगा तो टू ब्रांच पास करेगी तो टू हेड ऑफिस। टू बी वेरी क्लियर, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पे एक सिंपल नोटिंग आप लोगों की कंप्लीट होती है। वैसे काफी सारे पॉइंट्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए डिस्कस कर चुका। कंसोलिडेशन मेन वर्ड, स्टॉक अकाउंट मेन वर्ड, जो आपको कल 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्लास में। क्लियर? एंड तकरीबन 3 लेक्चर्स मेरे इंडिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर लग जाएंगे विद क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा स्पीडली कवर अप करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आज का लेक्चर तो अभी जस्ट 2 मिनट्स की या 3 मिनट्स की आपको ब्रेक दे रहा हूं। क्लियर? फटाफट अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करें, एक बार रिवाइज करें जो आपके साथ मैंने नोटिंग शेयर की है। मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस क्या करवाऊं, स्टार्ट करिए जी, फटाफट रिवाइज करें। कंसोलिडेशन कल करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग की जो एंट्रीज थी, एंट्रीज आप लोगों ने रीड आउट करनी, जल्दी करेंगे फटाफट। इसके बाद स्कैनर में से क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डू इट फास्ट। यस प्लीज। चलिए जी, स्कैनर ओपन करें, साथ साथ पार्ट गिवन होगा। जैसे मेरे पास फर्स्ट है 3.8, आपके अकॉर्डिंग में भी आगे पीछे हो सकते हैं, शायद। फटाफट एक बार ओपन करें जी अकाउंटिंग स्कैनर। मेरे वाले के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होगा, मे बी शायद 756 आपका आगे पीछे होगा। क्वेश्चन चेकआउट कर लीजिए, मेसर्स टीपीएल सन्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3.8 ही है, मेसर्स टीपीएल सन्स। मिला भाई? 3.8 879 पेज नंबर आपको बता दिया गया। 3.8 करें स्टार्ट। चलिए जी, सबसे पहले हाँ जी पढ़ो। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंडिपेंडेंट ब्रांच, क्लियरली आपको बता गया। इंडिपेंडेंट है तो आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ वही एंट्रीज में जाना चाहिए। ऑफ द मेसर्स टीपीएल सन्स
वेयर एवर, अच्छा पहली बात, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में। और वो ब्रांच किसकी है? मैस्टर्स टीपीएल। हमें क्या मतलब? वेयर एवर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ना मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि पास करो, मे बी शायद कोई रेक्टिफिकेशन की एंट्री भी हो सकती है, मे बी कोई एडजस्टमेंट भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो आप अपना पढ़ें और अकॉर्डिंग टू दैट एंट्री क्या करें? पास करें। सबसे पहले एंट्री बताओ जी, क्या लिखा हुआ है? ब्रांच पेड, Branch paid rupees 5,000 as salary to HO manager. मैनेजर किसका? सैलरी कौन दे रहा है? बट द अमाउंट पेड, साथ में रेक्टिफिकेशन भी, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू, किस अकाउंट में? कमाल कर दीजिए, एचओ अकाउंट डेबिट टू। मेरे को पहले बता, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एचओ टू कैश, एचओ टू कैश। एक एंट्री ऑलरेडी करके बैठे हैं, क्या मतलब? ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया, रेक्टिफिकेशन बीच में दे रहे। कहते हैं आप ऑलरेडी एंट्री पता क्या पास करके बैठे हो? सैलरी टू कैश। बट सर गलती तो ये होगी, हेड ऑफिस की जगह वर्ड क्या पड़ गया? सैलरी। तो एंट्री क्या पास करोगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्लियर? साथ साथ पेंसिल से टिक करते रहना जो भी आपके सॉल्यूशंस नीचे गिवन है। आगे चलिए, रेमिटेंस ऑफ 1.5 लाख, रेमिटेंस मतलब कैश, सेंट बाय दी, किसके द्वारा? हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ। तो फिर मैंने क्या लेना? तो ये एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस करेगा, मैंने तो कुछ भी नहीं करना। कहीं कसम खा लो कि नहीं सर लिख के आएंगे। जब नहीं करनी तो रिसीवर की बुक्स में करनी है ना, सिर्फ मैं तो सेंडर हूं, हेड ऑफिस की बुक्स में। बाकी तो ब्रांच में चल रही हैं, बाकी तभी तो नो एंट्री कहा यहाँ पे। आगे चलिए, ब्रांच एसेट्स, Accounts retained at HO. अकाउंट्स कहां पे रिटेन्ड है? एचओ। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर 15,000 नॉट रिकॉर्डेड बाय ब्रांच। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ। वही लास्ट वाला पॉइंट कि अकाउंट मेंटेन कहां हो रहे हैं? उस फिक्स एसेट के हेड ऑफिस में, और यूज कौन कर रहा है? ब्रांच। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। सही चल रहा है? साथ साथ देखते रहना। आगे, हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस एलोकेट करे टू द ब्रांच, बट ब्रांच ने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं करा। उसने एलोकेट करे, पहली बात एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। चल रहा है ना फ्लो के साथ? यही एंट्रीज है। 5-10 क्वेश्चन हैं गिनती के, ऐसे ही रीड करें फटाफट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वही एंट्रीज। आगे चलिए सर, हेड ऑफिस कलेक्टेड 60,000 directly from branch customer. कस्टमर किसका था? ब्रांच का कस्टमर। अब बुक्स भी किसकी बना रहे हैं? पैसे किसने कलेक्ट कर लिए? बट नीचे बढ़ियो, द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। चलो ये तो छोड़ो, मतलब एंट्री नहीं पाई अपन ने, एंट्री पास करनी है। मेरा कस्टमर, हेड ऑफिस टू कस्टमर, हेड ऑफिस टू कस्टमर। आगे चल, goods dispatched by HO amounting to rupees 50,000 but not received by the branch till the date of reconciliation. Who is the receiver? रिसीवर कौन है? ब्रांच। तो हम एंट्री पास करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट आगे, हेड ऑफिस सॉरी ना, ब्रांच इंकर्ड। Advertisement expense of 10,000 on behalf of other branches. हाँ, Not recorded in the books of the. अच्छा एक एक्स्ट्रा वर्ड जो कल की नोटिंग में आपके पास आएगा, मैं आपको पहले बता दूं। एक ब्रांच जब दूसरी ब्रांच के लिए कोई भी खर्चा करती है, ट्रीट इट लाइक एक्सपेंडिचर ऑफ हेड ऑफिस, कि जैसे हमने वो एक्सपेंडिचर किसके लिए करा हो? हेड ऑफिस के लिए करा हो। एंट्री चेक कर, इसने क्या पास करी होगी? एचओ टू एक्सपेंसेस। समझ गए ना? तो यहां पे आपको बता रहा हूं, कल नेक्स्ट नोटिंग में आपके पास ये पॉइंट राइटिंग में आ जाएगा, इंटर ब्रांच अकाउंटिंग एंट्रीज। तो इंटर ब्रांच के केस में ट्रीट इट जैसे लाइक हमने हेड ऑफिस के साथ ट्रांजेक्शन किया, मैं तो सर उनके नाम पे डाल दूं और हेड ऑफिस अपने आप हिसाब करता रहेगा। आगे चल, हेड ऑफिस मेड Payment of 16,000 for purchase of by branch. बिल्कुल। अब देख, परचेज किसकी थी? वो परचेज किसकी? ब्रांच की। पेमेंट कौन कर रहा है? एचओ। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एचओ। हुआ क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का ऑलरेडी सारा का सारा कंप्लीट है। चलिए जी नेक्स्ट आगे। कैश बैंक डाल दूं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी ना, पेमेंट किसने करी? हेड ऑफिस ने करी। नेक्स्ट आइए जी, आगे आपका 2004 नवंबर, साथ साथ चलते जाना, आगे चल पढ़ो जी।
Head office expenses 3500 allotted to the branch, but not according to the branch. एचओ ने खर्चा अलॉट करा। अच्छा रुक तो सही, किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में, तभी दिमाग लगाएंगे। एंट्री के पास करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एचओ। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट, जिसके ब्रांच केप्ट बाय क्या है? हेड ऑफिस, नॉट प्रोवाइडेड फॉर 1500, डाल लो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि अकाउंट कहां पे है? हेड ऑफिस। आगे ब्रांच ने 2000 सैलरी पे करी एचओ को, इंस्पेक्टर को, बट द अमाउंट पेड हैज बीन, वही पीछे वाली एंट्री, लास्ट क्या एंट्री थी वहां पे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, ये रेक्टिफिकेशन था, रेक्टिफिकेशन था। नेक्स्ट आगे अगली पढ़ो जी। HO collected 10,000 directly from customer on behalf of branch. और जिसके लिए कोई इंटीमेशन अभी ब्रांच को नहीं मिली, ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी? एचओ टू डेटर्स। फिर रेमिटेंस 15,000 की भेजी गई, किसके द्वारा? ब्रांच के द्वारा। नो एंट्री सर, क्योंकि मैं तो भेजने वाला हूं। ब्रांच ए ने इंकर किया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, हेड ऑफिस टू एक्सपेंसेस क्लियर। नेक्स्ट आगे कैश कह लो, एक्सपेंसेस कह लो, इसने डायरेक्टली एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करने की बजाय हेड ऑफिस टू कैश बोल दिया, एक ही बात नहीं। मैं जो आपको बोल रहा हूँ हेड ऑफिस टू एक्सपेंसेस, तो आपने फर्स्ट एंट्री के पास करी होगी एक्सपेंसेस टू कैश, लास्ट एंट्री तो वही आई ना, ये चीज। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.2, पढ़ो जी। एल्फ्स कंपनी, Having head office in Mumbai and the branch in Nagpur. यस The branch in Nagpur is an independent branch maintaining separate books of accounts. बिल्कुल। ऑन 31 मार्च 2007 इट वाज फाउंड दैट कि गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ 2 लाख रुपए की वाज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, कितनी मिली है? 1.5 लाख, मतलब 50,000 की गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट। भेजी किसने? हेड ऑफिस ने। रिसीव किसने करनी थी? द बैलेंस गुड्स आर इन ट्रांजिट, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। नेक्स्ट आओ जी। सर ये तो छोटी छोटी एंट्रीज है, इसको छोड़ो, मेरे को तो नेक्स्ट मेन पे लेके आओ। ये रहा सर 4.4 पे आ, ग्लोबल लिमिटेड, पढ़ो जी। As a branch which closes books of account every year on 31st March, यस, दिस इज एन, थोड़ा लाउडली, दिस इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। which maintains comprehensive books of accounts for recording the transactions. Yes, you are required to show the journal entries in the books of, again, branch on 31 March 2011 to rectify or adjust the following. Number 1, head office ने allocate किया 135 to the branch as head office expenses, जो अभी branch ने record नहीं करे। Expenses account debit to HO account. Yes, depreciation of branch fixed asset, जिसके अकाउंट केप्ट बाय, दोबारा फिर वही एंट्री, क्या पास करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। ऐसी एंट्रीज देख के सीधा सोल्यूशन मत लिख देना कि सर वही तो एंट्री पूछता है, चेंज भी हो सकती है। क्लियर। आगे ब्रांच ने, सर फिर वही सेम, अगला क्या है? ये भी सेम, ये तो सर सेम ही चल, ये तो छोड़ो। 4.4 अपने यहाँ पे, हाँ ये अच्छा है। 4.5 ये पढ़ो जी, बढ़िया क्वेश्चन है। यस प्लीज गिव जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, ये अपने आप अच्छा हो गया क्योंकि किसकी बुक्स में पूछा है? बाकी सारी पहले ब्रांच की तरफ से चल रही थी, अब हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में। यस, सबसे पहला Goods sent to branch 12,000, stolen to transit. यस, Branch manager used to separate. अब ये नया पॉइंट है। क्या हमने को गुड्स सेंड टू ब्रांच करी होगी 12,000 की, स्टोलन ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रांजिट में ही खराब हो गई या चोरी हो गई, और ब्रांच मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया, कहता मैं कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तो गुड्स पहुंची ही नहीं। अगर कल्ला ट्रांजिट होता ना, कल्ला ट्रांजिट होता, ये चोरी वाला कॉन्सेप्ट ना होता, फिर तो सर ब्रांच को लेना पड़ता ही पड़ता, फिर तो ब्रांच एंट्री क्या पास करती? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। बट ये तो गुड्स क्या हो गई? स्टोलन। और ऊपर से ब्रांच मैनेजर मना कर गया, कहता मैं तो कोई नहीं रिसीव करूं, मैं तो कोई लायबिलिटी लूं, मैं नहीं 12,000 चलूंगा अपनी। अब सर ये लॉस किसका हुआ? हेड ऑफिस, और ऊपर से चोरी है, तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या टू गुड्स सेंट। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या यूज करा है? टू परचेजेस अकाउंट। वैसे भी सर जितना भी सामान आपका चोरी होता है या कुछ भी होता है, आप डायरेक्टली परचेज में से कैंसिल करते हैं ना। अरे वैसे भी जब सामान भेजा होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, वो परचेज में से कैंसिल हुआ होगा, मैंने डायरेक्ट एंट्री परचेज में से करते। जैसे कहते हैं ना गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आप एंट्री क्या पास करते हो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस डायरेक्टली। देख नीचे, किसको? वही तो है लॉस, ये एचओ की बुक्स में तो आ रहा है, एचओ की बुक्स में तो कर रहे हैं अपन, बिल्कुल। हाँ जी, वही कह रहा हूं ना, या तो ये डायरेक्ट एंट्रीज ने परचेज में कैंसिल कर दी, अगर वहां से करना चाहते हो वो कर लो, बात तो एक ही है। बिकॉज अल्टीमेटली वो जो तुम्हारा मैनेजर है
ब्रांच मैनेजर वो क्या कर चुका, रिफ्यूज कर चुका कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं। जैसे नीचे देखे ना, नोट लगाया इसने शायद एक अजम्पशन, ये पढ़ो जी। इट इज अज्यूम्ड दैट, It is assumed that user of branch manager to accept the liability of stolen goods is accepted by the एचओ ने एक्सेप्ट कर लिया कि चल ठीक है भाई, अब तू नहीं मान रहा तो मेरा लॉस है, मेरा लॉस है। सर ऑल्टरनेटिवली अगर मान लो हेड ऑफिस भी जवाब दे तो हेड ऑफिस कैसे क्या दे कि ये क्या मतलब हुआ, हमारी ओर से तो गुड्स निकल चुकी ना, इन ट्रांजिट चोरी हुई है तो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता था कि हेड ऑफिस मना कर दे, वो आपकी इस लायबिलिटी को जो आप रिफ्यूज कर रहे हैं मैं एक्सेप्ट ही ना करूं। मैं कह नहीं सर 12,000 तो आपको ही झेलना पड़ेगा। आगे बढ़, ऑल्टरनेटिवली ब्रांच अकाउंट will be credited on the basis of assumption that the user of branch manager is not accepted by it. बिल्कुल सर, तो मैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। नोट, अच्छा ये तो हो रहा है, आगे चल। हाँ जी, हमने मैंने वो एंट्री तो शो ही नहीं करी। मैं वही तो कह रहा हूं ना, फ्रंट एंड पे जो आपने एंट्री, जब गुड्स जब रिफ्यूज ही कर गया वो पर्सन, आप ब्रांच को डेबिट किस बात के लिए कर दोगे भाई? अब नहीं करा, वही तो बता रहा हूं, जब ब्रांच का मैनेजर रिफ्यूज कर चुका दैट मींस तुमने वो एंट्री पास नहीं करी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। समझ गए ना? अगर देख सिंपल सी बात, मैंने सामान भेजा और आपने लायबिलिटी एक्सेप्ट भी करी, मैं तभी रेवेन्यू बुक करूंगा अपनी बुक्स में। अब मेरा मैनेजर पहले ही जवाब दे गया, किस बात के लिए? कहता सर मैं कोई नहीं बिल लूंगा इसका, इसकी लायबिलिटी मेरे सिर पे ना डालना, अपना आप देखो। होती तब है AS 9 के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग वही तो चीज होती है कि आप अपनी बुक्स में रेवेन्यू, अच्छा जब मैंने गुड्स भेजी मैं साथ के साथ सेल्स डेबिट कर दूंगा या क्रेडिट कर दूंगा? नहीं सर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS 9 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अगर इसने डायरेक्ट एंट्री सीधा परचेज में से कैंसिल करी है, दैट मींस उसने वो ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच नहीं पास करी। और उसका कारण क्या था? क्योंकि तेरा ब्रांच मैनेजर पहले ही हाथ खड़े कर गया, मेरे पे ये लायबिलिटी मत डालना, नहीं तो सर आपको एंट्रीज वैसे ना रूट करनी पड़ती। समझे? यस, ब्रांच पेड 15,000 as salary to the officer of HO on its visit to the branch. बिल्कुल सर। तो अल्टीमेटली क्या एंट्री पास करोगे? हेड ऑफिस की बुक्स में, दोबारा बोल ध्यान से, ब्रांच ने पे करी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, क्योंकि मैंने नहीं पे करी, मेरी ब्रांच ने कर दी, बट सैलरी खर्चा तो मेरा है ना, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। आगे 28 मार्च को पढ़ो जी। The HO dispatched the goods to branch with 25,000. हाँ, Which was not received by branch by 21st. तो सर हमारी बुक्स में तो कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि रिसीवर की बुक्स में होती है। आगे चलिए, रेमिटेंस ऑफ 10,000 Sent by branch on 20th March, received by HO on 1st April. तो सर क्या एंट्री? अच्छा 1 अप्रैल को मिली, क्लोजिंग डेट को तो नहीं मिली, आपको तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। रिसीवर कौन है? हेड ऑफिस। एंट्री क्या पास करोगे? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। हेड ऑफिस Made payment of 25,000 for purchase of goods by branch and provided debits on purchase. लो, हेड ऑफिस ने पेमेंट करी 25,000 की, जो कि ब्रांच ने गुड्स परचेज करी थी, और मैं गलती से अपनी परचेज डेबिट कर बैठा। कोई बात नहीं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो रेक्टिफिकेशन भी है, एडजस्टमेंट भी है, मिक्सअप एंट्रीज मिलेंगी, इन ट्रांजिट भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, आगे कौन सा है आपके पास? 4.6 Independent branch of a company wherever required to adjust the following. ये मेरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है 2014 में। पढ़िए। हाँ 6 से, ये तो बड़ा अच्छा गया टू रेक्टिफाई और एडजस्ट। अच्छा किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में। इनकम ऑफ 2,800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक। इनकम क्या एंट्री पास करोगे? HO टू इनकम। वैसे आप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू HO करते हैं ना, जब हेड ऑफिस मुझे खर्चा अलॉट करता है मैं एंट्री क्या पास करता हूं? एक्सपेंसेस, वो लास्ट एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू HO। अब इनकम एलोकेट करी है तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम। आगे चल, PDD whose accounts are kept by HO not divided earlier for 1 month. जिसके अकाउंट्स कौन कैप्ट कर रहा है? HO। और PDD हमने क्या करी यहाँ पे? अपनी प्रोविजन वगैरह क्रिएट करी, तो क्या एंट्री पास करोगे? PDD टू HO, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स whose accounts are kept by। हाँ एक्चुअली फिर अकाउंट्स तो वहां कैप्ट हो रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। डेटर मेरे पास नहीं पड़े ना, डेटर तो उस तरफ पड़े, वो कैंसिल कर लेगा। आगे
ब्रांच पेड 3,000 as salary to HO manager, but the amount has been ये तो सर रिपीट आ चुकी। आगे ब्रांच ने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड करे 5,000 किसके बिहाफ पे, तो मैंने आपको क्या बताया था, HO2 कैश। फिर HO2 कैश की सर इंटर ब्रांच जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपस में ही मतलब हेड ऑफिस की तरह क्या किया करो, ट्रीट किया करो। नेक्स्ट इज रेमिटेंस, नो एंट्री। अच्छा हेड ऑफिस एलोकेट, और एक मिनट रेमिटेंस की क्यों, अच्छा ब्रांच थी ना, ठीक है। HO एलोकेट 75,000 टू द ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस टू HO क्या हो गया, ब्रांच की बुक्स में भाई, ब्रांच की बुक्स में एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू HO। आगे 30,000 डायरेक्टली हेड ऑफिस ने कलेक्ट करे, ब्रांच का कस्टमर था, HO2 डेटर, बिल्कुल, या डेटर या कस्टमर जो भी वर्ड है। अच्छा गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस अमाउंटिंग 10,000 बट टिल डेट आपको रिसीव नहीं हुए, गुड्स इन ट्रांजिट टू HO। ये तो सर गया, आगे चलो ये रहा 2015, पढ़ियो जी। necessary journal entries with narration. अच्छा विद नरेशन प्रॉपर लिख के देना होगा फिर आप इन द बुक्स ऑफ किसकी, ब्रांच की बुक्स में ही आपने करना है टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट एंट्री ब्रांच पेड 24 एज सैलरी, ये तो याद ही हो जाएगा बिना देखे लिखोगे आप, क्लियर। ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे, यस HO2 सैलरी। आगे हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस एलोकेट करे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू HO। नेक्स्ट आगे HO collected 50,000 directly from customer on behalf of हेड ऑफिस ने 50,000 कलेक्ट करे, HO2 डेटर्स। ब्रांच ने रेमिटेंस सेंड करी बट द सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, मेरी केस में तो कोई एंट्री नहीं आई, क्लियर। तो यहाँ पे सर ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के यहाँ पे क्या होते हैं सर, फिनिश में भी हो सकता है शायद आपके लेटेस्ट स्कैनर में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, क्लियर। सो वो लेटेस्ट वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ब्रांच की एंट्रीज प्लस बेस आप लोगों का एक बार बांध दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ जो आपकी नोटिंग पेंडिंग है डे बाय डे उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बट सर एंट्रीज से क्वेश्चंस का अंदाजा मत लगाना, लेवल बहुत अलग है। एंट्रीज बहुत सिंपल लेवल की थी, इसमें कुछ भी नहीं था, तभी एक लेक्चर के अंदर एक पार्ट आपका क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। बट सर इसको क्वेश्चंस के साथ मैच मत करना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास से हम इसी के इंडिपेंडेंट ब्रांच अब शुरू करी है, इसी के क्वेश्चंस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट। So जो fourth entry है, head office की entry करेगा।